नाजरीन सलामुन अलैकुम। मैं फातिमा जैदी मिर्ज़ा एक बार फिर हाजिर हूँ आपकी खिदमत में एक नया शो लेकर। इस शो में आप सभी का इस्तकबाल है। क्यों बिखरते हैं रिश्ते? ये सिर्फ इस शो का नाम ही नहीं बल्कि एक ऐसा सवाल है जिसके जवाब अक्सर हमें नहीं मिलते और जाने अनजाने में हम रिश्तों को हर्ट कर देते हैं, तकलीफ़ पहुँचा देते हैं, जिसकी वजह से वो रिश्ते बिखर जाते हैं। जी हाँ नाजरीन, रिश्ते जिनके साथ कई बार ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं जहाँ सिर्फ मायूसी और बेरुखी रह जाती है। हम इस शो में बात करेंगे एक कहानी के ज़रिए आप लोगों को समझाने की किस तरह हमारी ज़िंदगी में रोज़मर्रा कई हालात पैदा होते हैं लेकिन हम उनका सामना करना नहीं जानते। ऐसे ही सवालों के जवाब देने हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मौलाना एहसान हैदर जवादी साहब और हमारे साइकोथेरापिस्ट डॉक्टर अली अकबर घबरानी के साथ। अस्सलामुन अलैकुम। वालेकुम। आप दोनों का बहुत इस्तकबाल है हमारे शो पर और आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो पर आकर हमारे शो की इज़्ज़त अफजाई करने का। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हम लोगों को याद किया और अपने इस शो में हम लोगों को बुलाया है। थैंक यू सो मच। हमने इस शो में कोशिश की है एक कहानी के ज़रिए आप लोगों को हम स्क्रीन पर अभी दिखाएंगे किस तरह से नए शादीशुदा जोड़े में किस तरह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं और उसके बाद क्या हालात उनकी ज़िंदगी में पेश आते हैं। इससे पहले कि हम शो की शुरुआत करें मैं आप दोनों को छोटा सा एक जानकारी दे देती हूँ उनके बारे में। सोहेल और समीना की अभी अभी चंद दिन हुए हैं शादी को। सोहेल 24 साल का एक लड़का है, समीना 19 साल की एक लड़की है। कम उम्री है, ना तजुर्बेकारी है, तो कई बार ऐसा होता है खुद ही अपनी बातें जो करते हैं उसमें शर्मिंदा हो जाते हैं, कई बार फंस जाते हैं अपनी कई भी बातों पर, पछताते हैं। तो ऐसे में उनकी ज़िंदगी में जो भी चैलेंजेस उनके सामने आ रहे हैं हम कोशिश करेंगे उनकी ज़िंदगी से समझने की। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे वीडियो क्लिप से और इस सफ़र का आगाज़ करते हैं। बहुत गर्मी है यार। मेरे फ्रेंड्स पूछ रहे थे कि हम घूमने कब और कहाँ जा रहे हैं, तो मैंने उनसे कह दिया कि अभी तो हमने डिसाइड नहीं किया है। तो वो कह रहे थे कि शिमला बहुत अच्छी जगह है, आपका क्या ख्याल है? शिमला जगह तो अच्छी है। सच बताऊं तो थोड़े दिन से मैं भी सोच रहा था कि कहीं हम बाहर चल के आते हैं और कल संडे भी है तो अम्मी से कल ही करते हैं अपने ट्रिप के बारे में बात। जी अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, बड़े दिनों बाद फुर्सत मिली तुम्हें, आज कैसे याद कर लिया अपनी अम्मी को? अरे ऐसे क्यों बोल रही हैं अम्मी आप? ऑफिस में थोड़ा काम बढ़ गया है और जिम्मेदारियां भी तो बढ़ गई हैं मेरी अब। खैर कहो क्या काम है? अम्मी मैं क्या सोच रहा था कि समीना को कहीं बाहर घुमाने ले जाऊं, जैसे अक्सर लोग जाते हैं शादी के बाद। क्या है उसका भी दिल बहल जाएगा और मुझे भी ऑफिस से थोड़ा एक छोटा सा ब्रेक मिल जाएगा। बहल जाएगा? उसका दिल अभी तक यहाँ लगा नहीं। नहीं ऐसी बात नहीं है अम्मी। उसे कह दो यहीं दिल लगाने की कोशिश करे, घर के कुछ काम कर लेगी तो दिल बहल जाएगा। हाँ अम्मी। और ये घूमने फिरने का चलन हमारे खानदान में नहीं है। अम्मी इसमें ज्यादा कोई पैसे खर्च यूं फजूल खर्च करना बंद करो, तुम पर तुम्हारे बहनों की भी जिम्मेदारियां हैं। अम्मी एक हफ्ते की बात है बस, और पहली बार समीना ने मुझसे कुछ मांगा है। देखो सोहेल, मुझे जो कहना था वो मैं कह चुकी, अब तुम जानो और तुम्हारी बीवी जाने। अब वैसे भी अल्लाह फजूल खर्च करने वालों को ना पसंद करता। अम्मी की तो मर्जी नहीं है। तो फिर हम नहीं जाएंगे? उन्होंने मना भी नहीं किया। तो चलते हैं फिर। सोहेल, आपकी अम्मी हमसे नाराज़ है क्या? नहीं तो ऐसी तो कोई बात नहीं। हम जब से वापस आए हैं उन्होंने हमसे ठीक से बात नहीं की और उनका रवैया भी थोड़ा अजीब सा लगा। हो सकता है वो थोड़ी परेशान हो, मैं बात करता हूँ उनसे।
हमें उनकी बात मान लेनी चाहिए थी, हमें नहीं जाना चाहिए था। समीना तुम खामखा घबरा रही हो। लेकिन हम। मम्मी से बात करता हूँ कल। जस्ट रिलैक्स, ओके? जी ठीक है। अम्मी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अम्मी क्या आप हमसे नाराज हैं? तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है हमारी नाराज़गी से? तुम्हें तो तुम्हारी बीवी की खुशी ज़्यादा अजीज़ है। जाओ अपना काम करो और मुझे अपना काम करने दो। अम्मी आप किस बात पे इतनी नाराज हैं? अम्मी मैंने कभी आपकी कोई बात टाली है? मैंने तो शादी भी आप ही की पसंद से की है, उसी लड़की से जिसे आप पसंद करके लाई हैं। अम्मी समीना का बहुत मन था जाने का। मुझे मालूम नहीं था तुम इतनी जल्दी बदल जाओगे। अपनी माँ से ज़्यादा अपनी बीवी को अहमियत दोगे। जहाँ तुम्हें सबसे पहले अपनी माँ को तरजीह देनी चाहिए थी, वहाँ तुमने अपनी बीवी को दी। तुम्हारे इस रवैये से तुम्हारी बीवी अब मेरी बात को कभी संजीदगी से नहीं लेगी और इस सब के जिम्मेदार सिर्फ तुम होगे। अम्मी आप यकीन जाने, अगर मुझे जरा सा भी अंदाजा होता कि आप हमारे जाने से इतना खफा हो जाएंगी, मैं हरगिज़ ना जाता। अम्मी तो जैसा कि अभी आप दोनों ने देखा, सबसे पहले मैं आप दोनों की राय जानना चाहूँगी। आप दोनों ने क्या नोटिस किया, क्या ऑब्जर्व किया? मौलाना साहब आप मुझे इसमें एक मजहबी नज़रिया बताइए और आप मुझे इन जो कैरेक्टर्स हैं उनकी मेंटालिटी के बारे में मुझे बताइए कि इन कैरेक्टर्स की मेंटालिटी क्या है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए आपकी इस वीडियो क्लिप में और यूँ भी प्रैक्टिकल लाइफ में भी अगर देखा जाए तो सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि इस्लामी एतबार से शादी किस तरह के रिश्ते का नाम है और किन लोगों के बीच के रिश्ते का नाम है। कई मर्तबा इस तरह की सिचुएशंस या जिसको अभी आपने कहा ना इत्तेफाकी या बिखराव, उसकी बुनियाद ये बनती है कि हम यही नहीं तय कर पाते कि ये शादी किन लोगों के बीच का रिश्ता है। अगर आप शरई एतबार से देखें तो अगरचे ज़ाहिर में देखने में ये दो ख़ानदानों का रिश्ता होता है, एक पूरा लड़की का ख़ानदान, एक पूरा लड़के का ख़ानदान। लेकिन अगर आप गहराई से, संजीदगी से, हकीकत से नज़र डालें तो इस तरफ का ख़ानदान और उस तरफ के ख़ानदान में सिर्फ़ शौहर के या ज़ौजा के अलावा एक शख्सियत होती है जो इस शादी के बंधन के बाद उस रिश्ते से के ज़रिए से करीब होती है। इस लड़के के लिए इसकी सास महरम बन जाती है। इस तरफ के रिश्ते में लड़की के लिए अकेले एक उसका ससुर है जो उसके लिए शौहर के अलावा महरम बनता है। लड़के के लिए सिर्फ एक सास है और लड़की के लिए सिर्फ एक ससुर है। ये उसकी शादीशुदा ज़िंदगी से मुतासिर होते हैं, यानी इनके रिश्ते बदलते हैं। जब तक ये बहू नहीं बनी थी ये ससुर भी नामहरम था, बिल्कुल। जब तक ये बीवी नहीं बनी थी तब तक वो सास भी नामहरम थी। यानी ये रिश्ता खींच के दोनों तरफ से एक एक आदमी को मुतासिर करता है। बात अगर सिर्फ इतनी सी हो तो आदमी को जज करना या जस्टिफाई करने में बड़ी आसानी हो जाए। बड़ी मुश्किल यहाँ से होती है कि हम यही नहीं तय कर पाते हैं कि ये रिश्ता किन लोगों के बीच में है। और जो मुहावरतन, सिर्फ मुहावरतन कहा जाता है कि शादी के ज़रिए से दो ख़ानदान जोड़ते हैं, लोग उसे हकीकत कर देना चाहते हैं। ख़ानदान जोड़ने के क्या माना है? अब इनको भी बोलने का हक़ है, उनको भी बोलने का हक़ है, उनको भी बोलने का हक़ है। उनको क्यों? इसलिए कि हम ख़ानदान जोड़। नतीजा क्या होता है कि जुड़ने के बजाय बिखरने की तरफ से बात बढ़ने लगती है। हमारे यहाँ जब हम एडल्ट्स के बारे में बात करते हैं तो हम जो हमारे जहन में बात होती है वो सिर्फ फिज़िकल एडल्ट की बात होती है कि ये लड़का जवान हो गया, जिसको हमारे शरई इस्तिलाह में बालिग कहते हैं। जबकि
अक्सर ऐसा होता है कि ये फिजिकली तो अडल्ट हो गया है, लेकिन मेंटली या साइकोलॉजिकली अभी ये बिल्कुल बच्चा है। तभी तो इसको ये पूछने की ज़रूरत पड़ती है कि मैं अपनी बीवी के पास जाऊं या नहीं जाऊं, या मैं भी अपनी बीवी को घर से बाहर ले जाऊं कि घर के अंदर रखूं, या मसलन हमको बीवी के साथ बैठ के खाना खाना है या बीवी अलग खाना खाएगी, हम अलग खाना खाएंगे। ये पूछने के मौजूआत ही नहीं है। और दूसरी तरफ किसी भी थर्ड पर्सन को, चाहे वो ज़ौजा ही, ये अपनी सास ही क्यों ना हो, उनको इन मामलात में इंटरफेयर करने का हक ही नहीं, शरअन हक नहीं है। हमारे यहाँ एक और मुसीबत है, बात मेरी बढ़ती जा रही, मैं चाह रहा हूँ कि बात मुख्तसर करूँ। अभी एक इशारा दे देता हूँ, अगर मौजू आया तो बाद में अर्ज़ करूँगा। कई मरतबा हमारे नौजवानों को और जवानों को, जो ख़ास तौर से नए शादीशुदा होते हैं, उन्हें मॉरली ब्लैकमेल किया जाता है। किस नाम से? इताअत वालिदैन के। अरे माँ के पैरों के नीचे जन्नत है तो ये तो तुम्हारा बाप है, ये बुनियाद है, ये असल है, तुम तो इसकी एक पत्ती, एक डाली हो, उसके खिलाफ नहीं। सवाल ये पैदा होता है कि क्या हर चीज़ में माँ का मशवरा या माँ का कहा मानना या बाप का मशवरा, हर चीज़ में नहीं। कितनी ऐसी बातें हैं जो माँ बाप सबको मालूम है, लेकिन बेटे को शेयर नहीं करना चाहिए, करना ही नहीं चाहिए। बाज़ औक़ात हराम है अपने वालिदैन या उनके सामने इस तरह की बातें करना कि हम क्या करें और क्या न करें और कब करें और कब न करें और किस तरह रहें और किस तरह न रहें। इन चीज़ों को किसी तीसरे को भी, मैं समझता हूँ कि आपके इस शो का जो उन्वान है, क्यों बिखरते हैं रिश्ते, तो इसका पहला जवाब, अभी पहले ही सवाल के जवाब के तौर पर मैं अर्ज़ करूँ कि इसकी एक बड़ी वजह किसी तीसरे का इंटरफेरेंस होता है। बिल्कुल सही। अकेले एक वजह नहीं है, बहुत सारी और भी वजह हैं जिसमें एक बुनियादी बात किसी भी तीसरे का इंटरफेरेंस होता है। डॉक्टर साहब, आप हमें बताइए, इन कैरेक्टर्स की मेंटालिटी क्या आपको लग रहा है? माँ के किस सोच की है, बीवी किस सोच की है, बेटा कैसा है? मेरे हिसाब से बहुत अच्छा, एक फरमाबरदार, इताअत गुजार बेटा है। मैंने तो आज मौलाना साहब से बहुत कुछ सीखा है जी। लेकिन ये जो बच्चा है, अभी जो क्लिपिंग मैंने देखी, हम सब ने देखी, देखिए शादी हुई तो ये बाय डिफॉल्ट ये नक्की हो गया कि यू आर मैच्योर्ड इनफ टू गेट मैरिड, यू आर मैच्योर्ड इनफ टू टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योर शोल्डर। बिल्कुल ठीक है ना। अब वो जो आने वाली बच्ची है वो सारा साइकोलॉजिकली कितनी डिस्टर्ब होती है। आप भी शादीशुदा हो, जब माँ का घर छोड़ के, सारा खानदान छोड़ के, एक दो अल्फाज के ऊपर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपको मौलाना पूछते हैं कि बेटा निकाह आपको, यस मौलाना साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दो अल्फाज के तौर पे सारा खानदान, सारा माशरा, सारी फ्रेंड सर्कल सब छोड़ के यहाँ पर आती है। वो एक भरोसे पे आती है कि मेरी शादी हुई है और मैं ये नई जगह जा रही हूँ। उसको, सास को, ससुर को, हस्बैंड की ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको मोल्ड करे, उसको थोड़ा वेलकम करे, साइकोलॉजिकली उसको कंफर्ट देने की कोशिश करे, वेलकमिंग नेचर, वेलकमिंग हो, थोड़ा कंफर्ट उसको दे जी। उसके अलावा आपने देखा कि मम्मी ने मम्मी डर गई क्योंकि मम्मी का अकेला बेटा ही है। सबसे पहली बात, जहाँ एज ए साइकोथेरेपिस्ट, एज ए काउंसिलर अगर मैं सोचूं तो मम्मी का सबसे अकेला बेटा, इकलौता बेटा है, अभी तो कोई दूसरा कैरेक्टर इसमें आया नहीं। तो मम्मी को ये इनसिक्योरिटी हुई कि मेरा बेटा मेरे हाथ से छिन गया, ये बीवी का हो गया। सी आप ही जवाब दे रही है। तो ये बीवी का मेरा प्यार, मैंने उसको जो परवरिश दी हूँ एज ए मदर, मेरे प्यार में उतनी कच्चाई नहीं है कि वो बीवी का हो जाएगा। प्यार को आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते, प्यार को न्यूमेरिकल वैल्यू में नहीं डाल सकते कि 10% प्यार करता है कि 20% प्यार करता है। नो, दैट इज नॉट द करेक्ट। प्यार एक नूर है, आपने अपने बच्चे के अंदर नूर डाला है प्यार का, तो आपका रहेगा, आपका बच्चा ही रहेगा। तो आपको इतनी इनसिक्योर होने की जरूरत नहीं है कि ये पोजीशन मेरी ले लेंगी। इसके ये अभी जो फीमेल देखा मैंने, मम्मी के दिमाग में ये चल रहा है कि अभी ये आया, अब ये मेरी पोजीशन ले लेंगी, अब ये मुझे नहीं पूछेगा, ये उसका हो गया। आपकी पोजीशन माँ की है, वो रहेगी, ता कयामत तक रहेगी, नो वन कैन चेंज। एट द सेम टाइम बच्चा जो है वो उसकी वाइफ की बात मान रहा है, ही इज ट्राइंग कि मैं उसको कुछ कंफर्ट दूं,
तीसरी बात, जैसे मम्मी ने कहा मिक्स मैसेज दिया, क्या मिक्स मैसेज दिया? मैं तो बोलती हूँ नहीं जाने का है, पैसे खर्च नहीं करने के है, फजूल खर्ची है, फिर आपको जो चाहे ठीक करो, बाकी तुम्हारी मर्जी। ठीक है ना। जब आपने अगर मेरी मर्जी पे ऊपर छोड़ दिया है, और अगर एक मर्जी के ऊपर मुझे लगा कि हाँ भाई मेरी मर्जी है और ये काम मुझे करना चाहिए, मैंने किया, देन यू शुड हैव ट्रस्ट एंड फेथ इन मी, कि ठीक है कुछ समझ के किया होगा। जब मैं हनीमून से आता हूं और अब इमोशनली मुझसे भी डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, वाइफ से भी डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, तो इमोशनली तो डिस्कनेक्शन यहीं से शुरू हो गया। ये शुरुआत किसने की? मेरी मम्मी की इनसिक्योरिटी ने की। वन वर्ड, इनसिक्योर, कि मेरा बच्चा मेरे हाथ से छीन जाएगा, तो नहीं छीनेगा। इससे इनसिक्योर करने की, कुछ इनसिक्योर सोचने की जरूरत नहीं है। बी पॉजिटिव, अगर नहीं भेजना है तो बी फर्म। हमारी फैमिली की ये रिवाज नहीं है आप नहीं जाओगे, एन और नो। आप पहले उसको मैसेज देते हो ठीक है नहीं जाना है, फिर आपको जो ठीक लगे वो करो। बच्चे ने जो ठीक किया तो वो भी गलत कर दिया। आपके बच्चे के फेशियल एक्सप्रेशन देखे, माय गॉड मैंने ये क्या कर दिया, मेरी अम्मी को नाराज कर दिया। तो सारी जो भी उसने कंफर्ट देने की कोशिश की होगी, या सारा जो भी वहां उसने एंजॉय किया होगा, आपने तो सारा, सी यू आर गिविंग आंसर, सारा जीरो कर दिया। बिल्कुल। तो आप अपनी सिक्योरिटी, अपनी इनसिक्योरिटी के लिए अपने बच्चे की खुशी आप कत्ल कर रही हो। मुझे ऐसा लगता है कि माँ की इनसिक्योरिटी था कि अगर आप इनसिक्योरिटी फील कर रहे थे तो शादी ही क्यों किया था? सही बात। जी। मैं जल्दी से दूसरा सा सवाल कर लेती हूँ। अभी आपने जैसे कहा कि एक कल्चर की बात आती है कि हमारे यहाँ घूमने का कल्चर नहीं है, माँ को क्लियर कह देना चाहिए था। पहली बात तो मौलाना साहब, हमने 2-3 किताबों से हमने ये पढ़ा है, शादी के बाद मौला अली अलैहिस्सलाम और फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा भी घूमने गए थे। बिल्कुल 3 महीने का अरसा था। फिर जो है तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें वापस बुलाया कि मुझे मतलब मेरी बेटी की याद आ रही है, तब आप दोनों वापस आए। तो मुझे लगता है ये कोई गैर इस्लामी चलन तो है नहीं, क्योंकि शादी के बाद घूमने जाना पहली बात कोई बुराई नहीं, एक प्रिवेसी मिल जाती है हस्बैंड एंड वाइफ को। सेकेंडली, अगर ये रीत गैर इस्लामी है तो फातिमा ज़हरा और मौला अली कैसे जा सकते हैं फिर इस चीज़ में? देखिए, सबसे पहले तो ख़ुद आपके इस बात के ऊपर मैं रोकना चाहूँगा कि गए तो वो एज अ हनीमून गए थे, कहाँ गए थे, किस स्पॉट को उन्होंने सेलेक्ट किया था, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो तारीख़ में जिस बात का जिक्र है वो ये है कि मौला अली शादी के बाद एक काफ़ी अरसे तक जो उनका फ्रेंड सर्कल था, जो सहाबा और असहाब और ये, और जो आम तौर से रसूलुल्लाह की नशिस्तें होती रहती थी जिसमें ये 24 आवर्स मौजूद रहते थे, अभी उन्होंने इसको ब्रेक कर दिया था। वही बात जो डॉक्टर साहब ने अभी कही है वो बिल्कुल इस्लामिक भी है कि लड़का चाह रहा था कि अपनी बीवी को रिस्पॉन्स दे, उसे पूरा टाइम दे, उसे इस माहौल में कंफर्ट करे, उसको वो बताए कि मसलन हमारा ये घराना, हमारा ये ख़ानदान, हमारे यहाँ ये सब होता है, हमारे यहाँ होता है। वो कब हो सकेगा? जब ज़्यादा से ज़्यादा हम टाइम देंगे। इस एतबार से दूसरी चीज़, जब शादी हो गई तो आप उसको हनीमून कहो, आप उसको ट्रैवलिंग कहो, आप उसको ज़रूरत कहो, वो शादी के 1 हफ्ते बाद हो, वो 1 साल के बाद हो, लड़के को शरीयत ने इजाज़त दी है, वो अपनी बीवी को कहीं भी अपने ख़र्चे पर ले जा सकता है, कभी भी ले जा सकता है, हर जायज़ जगह पर ले जा सकता है, वो चाहे ये मकसद हो, वो कोई भी मकसद हो। शरीयत ने कहीं से भी मना नहीं किया है, बल्कि अगर शरई नुक्ता नज़र से देखा जाए तो किसी को रोकने का भी हक़ नहीं है, किसी को मना करने का हक़। एक शौहर है जो अपनी बीवी को, आपकी तरफ से होगा वो बेटा होगा, किसी नाना की तरफ से नवासा होगा, किसी दादा की तरफ से वो पोता, लेकिन वो अपनी बीवी का शौहर है और उसने शरई तरीक़े से डॉक्टर साहब कह के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कह के जब अब किसी अपने वकील को इजाज़त दी थी निकाह पढ़ने की, तो उसके पीछे ये छुपा था कि हम इसके सारे अखराजात, इसकी खुशी के ज़िम्मेदार हैं। ये ले जा रहा है घुमाने के लिए तो अपनी एक ज़िम्मेदारी अदा कर रहा है, किसी को हक़ नहीं कि उसकी ज़िम्मेदारी से उसको रोके, चाहे वो बंद लफ्ज़ों में हो, जैसे भी डॉक्टर साहब ने बताया कि पहले कह दिया कि हाँ ठीक है, फिर नहीं मत जाओ, फिर उसके बाद कर जाओ तुम कर। किसी को भी
इस शादीशुदा ज़िंदगी में इंटरफेरेंस करने का इस्लाम ने हक़ नहीं दिया, बिल्कुल भी नहीं दिया है। और सबसे पहले तो मैं ये समझता हूँ कि जो ख़ानदान के घराने के बड़े बुज़ुर्ग हैं, समझाने की उन्हें ज़रूरत है कि शादी, बेटे की शादी के मतलब क्या है। जो भी डॉक्टर साहब ने कहा, फिर इन्हीं का मैं बार बार रेफरेंस दूंगा कि जो इन, अगर आप ये समझ रहे हैं कि हम गैर महफूज हो जाएंगे तो शादी क्या समझ के कर रहे हैं आप? वो अपनी जिम्मेदारी ना निभाए, अपने वाजिबात पर अमल ना करें, अपनी बीवी की देख रेख ना करें, तो आप खुद अंदर से ये चाह रहे हैं कि आपका बेटा एक नालायक शौहर बने। प्री प्लान तरीके आप ये मैसेज दे रहे हैं, आप ये मैसेज प्री प्लान तरीके से। या तो फिर ऐसा होता है कि वो लोग को लगता है अगर बीवी को दबा के रखा जाए तो तुमने शौहर हो, वरना बीवी की हर बात मानते हो तो बीवी के गुलाम हो, ऐसा कहा जाता है। देखिए, हर चीज रद्द करो तो गुलाम हो गया बीवी का। इस्लामी एतबार से अगर आप जिम्मेदारी को गुलामी का नाम दें तो इसमें शौहरों को फ़ख्र करना चाहिए कि वह जिम्मेदार शौहर है। कोई कुछ भी नाम दे दे, नाम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अभी आपने जिक्र किया मौला अली का और जनाब फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा का, कितनी मर्तबा लोगों ने देखा है कि वो हांडी पका रही हैं और ये बैठ के चावल चुन रहे हैं। इसको आप क्या कहेंगे? ये ग़ुलामी है कि सपोर्ट करना है अपने घराने में एक बेहतरीन फैमिली और एक बेहतरीन लाइफ डिकोर, अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने का एक अंदाज़ है। इस्लाम इसी चीज़ की तालीम देता है। बड़ी मुश्किल ये, मैं भी फिर से बात दोहराऊंगा कि बड़ी मुश्किल ये है कि लोग अपने अपने खाने, अपने अपने दायरे वो खुद नहीं जान पाते हैं। डॉक्टर साहब आप क्या कहना ने बताया कि आई एम सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर जी, रहा जी, हूँ। बिल्कुल। जैसे मौला साहब ने बताया कि मौला अली चावल चुन रहे थे, ये मौला अली माँ फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को मैसेज दे रहे थे कि आई एम विथ यू, आई एम योर सपोर्ट, बिल्कुल आई एम देयर विथ यू। अगर ये भी काम है, अगर मैं फ्री हूँ, सो आई कैन डू दिस ऑल्सो। हमको इस बात से सबक लेना चाहिए कि अगर हम माशरे में, अगर हम इतने इमोशनली हमारी वाइफ से या हमारे हस्बैंड से कनेक्ट हो जाए कि नथिंग, शी इज इंपॉर्टेंट फॉर मी एंड मैं इसके लिए ये भी करूंगा, नॉट एन इश्यू, तो बहुत सारे मसाइल हल हो जाए। मगर हमारी बड़ी बदनसीबी डॉक्टर साहब ये है कि ये सारे वाक़यात हम सिर्फ इसलिए सुनते हैं कि ये मजलिस में पढ़े जाना चाहिए, इस पर तारीफ़ होना चाहिए, इस पर सलवातें होना चाहिए, इस पर नारे लगना चाहिए, लेकिन जहाँ कहीं हम इसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश कर, वहाँ लोग इतना नहीं वो छोड़ो उनको, वो तो इमाम थे। है वो अरे तो, हाँ। इमाम थे ही इसलिए कि हम उन्हें कॉपी करें, नमूना अमल नमूना अमल बनाए। मौलाना साहब दोस्ती के बारे में बहुत ज़्यादा मौला अली अलैहिस्सलाम की हदीसें मिलती हैं, बहुत ताकीद की गई है अच्छे दोस्त वगैरह बनाने पे, लेकिन कई बार हमारे दोस्त हमारे लिए ऐसे मसले खड़े कर देते हैं। अब जैसे समीना की कहानी में आपने देखा, दोस्तों ने पूछा कहाँ जा रही हो, तो उन्होंने भी अपनी इज्जत रखने के लिए कि हाँ मैं जा रही हूँ बाहर घूमने, कह दिया बिना शौहर से या किसी बड़े से मशवरा किए, हाँ हम जाएंगे, जगह अभी डिसाइड नहीं हुई, कह दिया उन्होंने। अब उसके बाद उनके आगे ये मरहला खड़ा हो गया। फिर कई बार ऐसा कहा जाता है कि शादी के बाद दोस्ती यारी अच्छी नहीं होती, तो क्या यही वजह है कि लड़कियों से कहा जाता है दोस्ती ना करो, क्योंकि कई बार सहेलियां ऐसे मसले खड़ी कर देती हैं अपनी गलत मशवरे दे के? यहाँ पर सिर्फ उस पार्ट को अगर आप देखें तो वहाँ कहीं ना कहीं इमेच्योरिटी है। जब किसी ने भी पूछा था तो उस लड़की को कहना चाहिए था कि ठीक है, हम अपने घर के फैमिली मेंबर्स से, फैमिली हेड से पूछेंगे, जहाँ वो लोग कहेंगे वहाँ हम जाएंगे। फौरन खुद डिसीजन ले लेना ये गलत। हाँ, गलत अगर ना भी आप कहें तो टेक्निकली इमेच्योर्ड, हाँ इमेच्योरनेस है कि जो उसने फौरन डिसीजन ले लिया और बता दिया कि नहीं हम तो जाएंगे। अब कह दिया कि जाएंगे तो अब जाएंगे, ताकि वो सहेलियों में हमारी इज्जत रह जाओ, सुबुकी ना हो, तौहीन ना हो, हम छोटे ना बन जाएं। तो उसको ये नहीं करना चाहिए था, उसको कहना चाहिए था कि ठीक है अभी तो हम नए नए आए हैं, देखते हैं यहाँ क्या माहौल है क्या नहीं है, जो हमारे शौहर कहेंगे, जो बुजुर्ग कहेंगे, बड़े कहेंगे, हम लोग और हम समझते हैं कि भेजेंगे हम लोगों को, ये कहना चाहिए हम समझते हैं कि वो लोग भेजेंगे हमें। हाँ सही बात है, पूछ लेना चाहिए बड़ों से। तो क्यों ये, जैसा मौलाना साहब बता रहे हैं, क्यों उस लड़की के दिमाग में क्या जहनियत क्या थी उसकी जो उसने पूछना जरूरी नहीं समझा? तो क्यों वो खुद मुख्तार अपने आप को समझ रही थी? बिकॉज वो टाइम पे एक तो इमेच्योरिटी, दूसरा शी वांटेड टू प्रूव कि हाँ मैं कर लूंगी जी, मैं डिसाइड कर रही 19 साल की बच्ची है जी।
लोगों के अंदर अपनी सर्टिफिकेट देने की कि आई एम मैरिड टू अ गुड फैमिली, जी और मेरा भी रुतबा है, मैं मेरा शौहर को बोलूंगी तो वो मान जाएगा। जी सही बात। ये हमारी बच्चियों को ये समझना चाहिए कि जैसे मौलाना साहब ने बिल्कुल बजा फरमाया कि मेरे हस्बैंड को पूछेंगे, जो मेरे हस्बैंड बोलेंगे जहां ले जाएंगे, आई विल बी हैप्पीली गोइंग। सो यहाँ के आने वाले जो मसाइल है वो खड़े ही नहीं होते। जी जी जी, problems। बल्कि इसमें एक और खूबसूरती पैदा हो जाती कि अगर बहू कह रही थी अपनी सास से या अपने हस्बैंड से कि हम लोगों को कहीं जाना चाहिए, तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए था सास को। नहीं नहीं, तुम सही कह रहे हो, तुमको जाना चाहिए, बिल्कुल। हाँ, कौन से स्पॉट पे जाना तुम लोग पसंद करोगी, कहाँ तुम्हारा दीन भी महफूज रहेगा, तुम इंजॉय भी कर सकोगी, कहाँ तुम्हारा दीन गैर में, इसलिए कि बहुत सारे स्पॉट्स ऐसे हैं कि जहाँ आपका दीन महफूज नहीं रहता, वहाँ तो शरण जाना भी जायज़ नहीं है। इस तरह से अगर बैठ के अच्छे से डिस्कशन किया जाता, उसकी बात को अहमियत दी जाती, तो फिर कोई बिखराव या टकराव की सूरत ही नहीं पैदा हो सकती है। सही बात है। दिल जीतने के लिए कंट्रीब्यूशन चाहिए। मैंने पहले भी एक कोई प्रोग्राम में कहा था, रिलेशनशिप के लिए, रिलेशनशिप के अंदर कंपटीशन नहीं चाहिए। प्रूफ नहीं करना है कि मैं आपकी सास हूं या आप मेरी बहू हो। कभी कभी बहुएं भी प्रूफ करना चाहती है, नहीं वॉट एवर आई से, ये मेरा बेटा है, ये मेरा शौहर है, दिस डोंट प्रूव दैट। अगर आपको फैमिली को दूर ले जाना है, कयामत तक अगर ले जाना है, तो स्टार्ट कंट्रीब्यूटिंग। जब कंट्रीब्यूट करोगे ना, तो आप इस तरह के फैमिली में हो जाओगे, देने के लिए हो जाओगे, इमोशन, प्यार और ज्यादा कंट्रीब्यूटिंग से भी आगे इस्लाम तो सैक्रिफाइसिंग चाहता है। ईसार चाहता है। इस्लाम सिर्फ कंट्रीब्यूट, ये तो बिल्कुल एकदम मिनिमम स्टेज है कि जहां पर आप कुछ नहीं कर सकते तो अपनी फैमिली को कंट्रीब्यूट Contribution करें। कर दें। वरना इस्लाम हकीकी एतबार से ये रिश्ते, इस रिश्ते को ही उसने सैक्रिफाइसिंग रखा है। अब आप जितना भी इसमें गौर करते चले जाएं, जब तक कंप्लीट सैक्रिफाइसिंग नहीं होगी तब तक ये रिश्ता नतीजे तक भी नहीं पहुंच सकता है। डॉक्टर साहब, मेरा आपसे ये सवाल है, शादी के पहले कभी अगर ऐसा होता कि बेटा बिजी है, काम में है, तब माँ के दिल में या जहन में ये बात गुजरती तक नहीं थी कि बेटा बदल गया है, लेकिन अब शादी होते ही पहला ख्याल माँओं के दिलों में ये उठता है कि बेटा बदल गया, अब इसके लिए मेरे पास वक्त नहीं है, सारा जो है तो बीवी को वक्त दे देता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि माँ का रुतबा अलग है, बीवी का अलग है, माँ की अपनी एक पर्सनैलिटी है, बीवी की एक अपनी पर्सनैलिटी है, तो क्यों माँओं के दिमाग में ये गुजरता है सवाल? शादी के पहले माँ के जहन में बच्चे के लिए इनसिक्योरिटी नहीं थी। अब शादी के बाद एक नया पर्सन घर में आ गया, उसको लेके माँ की पर्सनल थिंकिंग में इनसिक्योरिटी आ गई। पहले आता था तो प्यार उमड़ आता था, मेरा बच्चा कितना काम करता है, मेहनत करता है, ही सो हार्ड वर्किंग बॉय, कितना ओबीडियंट है। फिर आके कभी वो काम करने में भी अगर वो आया, हेलो मामा हाउ आर यू, वो अंदर भी चला गया, देन ऑल्सो इज अ लवेबल बॉय, देन ऑल्सो बहुत ओबीडियंट है। लेकिन यहाँ पे वो जेन्युइनली काम कर रहा है 20 घंटे, कि अभी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है, वो खुद समझ रहा है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है। अच्छा, वो मम्मी को भी पता नहीं है कि बीवी को भी बेचारा टाइम नहीं दे पा रहा है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रोजेक्ट, असाइनमेंट वो बढ़ गए हैं, बट स्टिल उनके दिमाग में जो थिंकिंग पैटर्न है कि ये बदल गया है, तो वो जो प्रोजेक्शन है वो आ जाता है, और वो बोल के भाई तू बदल गया है, तो अपने आप को सेटिस्फाइड करते हैं वो। तो उनको ये एज ए मदर, क्योंकि मदर बनते हैं तो मदर बनने के बाद में एक मैच्योरिटी आ जाती है, इतनी उम्र हो गई, जब मेरा बच्चा शादी के लायक हो गया, मेरे बच्चे की शादी हो गई, तो इतना एक्सपीरियंस होता है, इतना मैच्योरिटी होती है उसके अंदर। तो एज ए सास, एज ए मम्मी, उनको ये समझना चाहिए कि अगर वो मेरी बीवी के, अगर उसकी वाइफ के साथ में भी रहता है, दिस इज वेरी गुड, उसका कोऑर्डिनेशन बन रहा है, और अगर काम पे भी है तो दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। सो बोथ द वे शी हैज टू थिंक पॉजिटिव रादर देन ये सारी इनसिक्योरिटी। और क्योंकि क्या होता है कि कहीं ना कहीं बच्चा जो है वो 25 साल माँ के साथ में रहता है, तो उसका बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग रहती है, वो अपनी माँ को नाराज नहीं देखना चाहता, कहीं ना कहीं गिल्ट फील करता है, ऐसा नहीं है, फिर भी शी इज फीलिंग लाइक दिस। तो उसका जो मोटिवेशन लेवल काम का जो है वो भी कम हो जाता है, अपनी बीवी के प्रति है वो भी कम हो जाता है। तो ओवरऑल तो आप माँ हो के अपने बेटे को इमोशनली डिस्टर्ब कर रही हो। आपका फर्ज क्या है कि उसको और मोटिवेट करो, उसको और पैम्पर करो उसके इमोशन को,
कि मेरा बच्चा खुश तो है ना, कम से कम बीवी के साथ में भी, लेट हिम बी हैप्पी। आई वांट टू सी माय चाइल्ड हैप्पी एंड ही इज हैप्पी, तो यू हैव टू बी हैप्पी फॉर दैट, रादर देन क्वेश्चन मार्क के तू बदल गया। तो आप दोनों से ही मेरा ये सवाल है कि किस तरह से मैनेज किया जाए वाइफ और माँ के बीच, किस तरह से एक बेटा अपने माँ के फराइज से भी पीछे ना हटे और बीवी के हुकूक को भी दरगुजर ना करे, किस तरह से वो बैलेंस करके चल सकता है माँ और बीवी दोनों को? बजाय इसके कि हम लड़के के बारे में बात करें, उन दोनों को खुद ये बात अच्छी तरीके से समझना चाहिए, माँ को समझना चाहिए कि हमने घर में एक नफ़र का हमने इजाफा किया है, हम बहू ब्याह के ले आए हैं, तो इसके मतलब ही कि हम पहले से राज़ी थे कि अगर वो हमारे साथ 4 घंटे रहता था तो अब थोड़ा बहुत टाइम अपने बीवी को भी देगा। इनको भी ये सोचना चाहिए कि हम ठीक है आ गए हैं, लेकिन वो उसकी माँ है। जो पहले हमने कहा था कि दोनों को एक दूसरे के प्रति सेक्रीफाइस का जज्बा अगर हो, कि ये कहे नहीं बेटा मैं माँ हूँ मगर तुम्हारी वो बीवी है, तुम उसका ज़्यादा ध्यान दो, तो बीवी भी कहेगी कि नहीं मैं लाख बीवी हूँ मगर वो तुम्हारी माँ है, तुम उसका ज़्यादा ध्यान दो। जब ये दोनों तरफ से जज्बा होगा तो अपने आप मामलात बैलेंस रहेंगे। वरना अगर लड़का जस्टिफाई करने लगेगा तो फिर वो एक ऐसा तराजू बन जाएगा कि कभी ये पल्ला नीचे कभी वो पल्ला नीचे, और फिर वो इंसाफ जल्दी से नहीं हो पाएगा। वो इमोशनली बैलेंस लाइफ नहीं होगी, मैकेनिकल लाइफ होगी। जी, यहाँ खुश करूँ वहाँ खुश करूँ, ऑफिस को खुश करूँ, क्योंकि वो भी तो बॉस है ना। जी हाँ, वो भी तो एक जिम्मेदारी है जी, वहाँ ऑफिस का भी पूरा करना है काम, तो वहाँ बॉस को खुश करो, यहाँ वाइफ को खुश करो, यहाँ माँ को खुश करो, तो उसमें वो इमोशनली डिस्टर्ब हो जाएगा। तो अगर जैसे कि और लेट मी टेल यू, सॉरी मैं आपकी बात काटता हूँ, और यही नहीं। कहीं ना कहीं वजह होती है कि शादी के बाद में कहीं ना कहीं बंदा जो है वो सैड हो जाता है। सैड का प्रिटेक्स्ट मेरे यहाँ पे अलग है। सैड मतलब SAD, स्मोकिंग शुरू हो जाती है, अल्कोहल शुरू हो जाता है, या ड्रग शुरू हो जाता है। ओ, अरे क्या करूँ, घर पे जाता हूँ तो माँ की कटकट, वाइफ की कटकट, सो वो कहीं ना कहीं वो ऐसा दायरा मिल जाता है कि ये भी रास्ते में चले जाते हैं। के लिए, हाँ, पीस ढूंढने के लिए चलेगा। या तो स्मोकिंग शुरू कर दिया, या तो अल्कोहल शुरू कर दिया, या तो ड्रग शुरू कर दिया। मैं घर पे जाऊंगा लेकिन बस ये थोड़ा ले लेता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। ऐसे आते हैं हमारे पास काउंसलिंग के लिए। हम लोग बोलते हैं कि भाई तू मौला का चाहने वाला है, इतना जानता है, डॉक्टर साहब क्या करूं मैं? तो कहीं ना कहीं इसकी जिम्मेदारी जो है वो फैमिली से होती है। तो पीस ढूंढने के लिए पीस हो जाता है। हाँ जी, घर में उसे सुकून मिलेगा तो ये सब की जरूरत नहीं होगी, बाय डिफॉल्ट नहीं जाएगा वो। वैसे अगर एक लड़की बाहर से आई है, अपना घर छोड़ के, अपने घर वालों को छोड़ के, उसको कंफर्टेबल फील कराने के लिए अगर एक शौहर ने ज़्यादा टाइम दे भी दिया तो इसमें बुराई तो नहीं है। तो किस तरह माएँ अपने आप को इस बात पे समझा लें, राज़ी कर लें कि ठीक है दे भी रहा है बीवी को ज़्यादा वक्त तो कोई बात नहीं, किस तरह से वो अपनी मेंटालिटी चेंज कर सकती हैं? खुश होना चाहिए। अभी डॉक्टर साहब कह चुके हैं कि इस बात पर खुश होना चाहिए कि मेरा बेटा जिम्मेदार बेटा है, रिस्पॉन्सिबल बेटा है, लवर है, वो अपने वाइफ के हक में वो कर रहा है जो एक कामयाब ज़िंदगी की तरफ कदम बढ़ता है। जिससे उसको ये बात खुश, बल्कि अभी मैं कह चुका हूँ कि कहना चाहिए कि बेटा तुम यहाँ तो बैठे ही रहते हो, जाओ उसके पास बैठो। उसको भी ये ध्यान देना चाहिए बीवी को कि आप तो मेरे साथ रहते ही हैं, मम्मी अकेले बैठी हैं, आप जाइए उनके पास बैठिए, चलिए हम दोनों उनके पास बैठते हैं। बिल्कुल, दोनों एक दूसरे का ख्याल रखेंगे तो अपने आप अमन, अमान, शांति, पीस, अच्छाई, एक दूसरे से जुड़ के रहना, एक दूसरे से मोहब्बत, प्यार, ये बढ़ेगा। डॉक्टर साहब ये शो शुरू होने से पहले हमने एक छोटी सी रिसर्च की थी कुछ लोगों में, तो हमने ये देखा कि ससुराल वाले उम्मीद करते हैं अब बहू आई है किसी घर से, फ़ौरन उनके माहौल में जल्द से जल्द ढल जाए और उनकी तरह के तौर तरीके सीख जाए। अब अगर अपने रिश्तेदारों में शादी होती है, कज़िन्स वगैरह में, तो लड़का लड़की का एक दूसरे के घर आना जाना होता है, तो वो लोग माहौल से वाकिफ़ होते हैं, तो वो लोगों को ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। लेकिन अब जो कोई बाहर के माहौल से आई है, क्रॉस कल्चर में शादी है, नॉर्थ का लड़का है, साउथ की लड़की है, काफ़ी फ़र्क हो जाता है जब क्रॉस कल्चर होता है। खाने पीने का, अपने घर में रहन सहन का, हर तरीके का डिफरेंस आता है। तो किस तरह से वो अपने आप को मतलब एक इंसान ढाल ले इतना जल्दी, और ससुराल वालों को कितना वक्त देना चाहिए एक लड़की को कि वो उनके तौर तरीके सीख जाए, जल्द से जल्द भी कोशिश करे, तो एक इंसान को कितना वक्त लगता है अपने आप को चेंज करने, जो 20 साल उसने गुजारे अपने घर में, अपने आप को चेंज करके उनके हिसाब से जीने में,
कितना वक्त लग जाता है इन सब चीज़ों में? पहले 2 साल जी। बहुत डिफिकल्ट शादी के, अच्छा। दूसरे 3 साल एडजस्टमेंट। अगर ये अरसा चला गया तो बिखरेगी भी नहीं, ये एपिसोड भी नहीं होगा, तलाकें भी नहीं होगी। इंशाल्लाह। तो कोशिश फर्स्ट यही है। पहला 2 साल है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है शादी का। उसमें दोनों को, जैसे मौलाना साहब ने बताया कि दोनों को सेक्रीफाइस का जज्बा होना चाहिए। सास को भी कि नहीं ये बेटी आई है, अलग कल्चर से आई है, उसको थोड़ा टाइम दो, उसको थोड़ा समझाओ, गलती करेगी लेकिन गलती के बावजूद भी एक सरकास्टिकली बोलना, अक्कल है कि नहीं, हाँ, वो है तंजिया बात जो करने से रिश्ते खराब देखिए आप ही जवाब दे रही जी है। हाँ। उसके अलावा अगर इमोशनली बिठा के समझाओ कि बेटा देखो ये ऐसा कल्चर है हमारा, ये आंटी आई थी आपको उठ के पानी देना चाहिए था, ये हमारा कल्चर है, तो नेक्स्ट टाइम वो बच्ची करेगी ही नहीं, आपकी बात मानेगी। और पहले 2 साल ही जो है वो लाइफ के बहुत एडजस्टमेंट प्रॉब्लम होते हैं। और इसी में अगर ये नैया पार हो गई 2 साल, ये साइंटिफिकली है, ऐसा कोई प्रूव नहीं है कि ऐसा कोई लॉ एंड रूल नहीं है कि 2 साल हो गया तो पे बात करें। यू डोंट हैव टू बी कमांडिंग, यू हैव टू बी गाइडिंग पेरेंट, गाइडिंग सास ससुर, उसको गाइड करो, तब जाके वो मंजिल पे पहुंचेगी। नहीं तो रिबेल हो जाएगी। अगर आपने कमांडिंग किया ना तो दोनों जगह हाँ गुस्सा आएगा और रिबेल हो जाएगी। मुझे क्या समझते हो, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। बिल्कुल ऐसी बातें होती है और इसी में दरारें पैदा होती है। और यहीं पे ये बात तो एक छोटा सा मसला, मतलब जब भी हमारे पास काउंसलिंग के लिए सेशन आते हैं, हम उसको जब डीप डाउन जाते हैं तो पता चलता है कि कुछ ही बातें नहीं है, इसका कोई बेस ही नहीं है डिवोर्स का। तो इंस्टेड ऑफ कमांडिंग स्टार्ट गाइडिंग, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। मतलब हमने हमारी एज की काफ़ी लड़कियों से बात वगैरह की कि हम रिसर्च कर रहे हैं तो बताएं, बल्कि हमारा खुद का भी पर्सनल एक्सपीरियंस है। लड़कियों की आदत होती है छुप छुप के अपने शौहर और सास की बातें सुनने की, खासकर वो बातें जो उनसे छुपाई जा रही हो। हमें याद है हम खुद शुरू की शादी में सुनना चाहते थे हमारी सास क्या कह रही है हमारे शौहर से हमारे बारे में। क्यों ऐसा होता है? ये खाली एक ऐसी क्योंकि नेचर में है वो बात, इसलिए जानना है क्या हो रहा है, या फिर कोई डर होता है दिल में कि मेरी बुराई ना हो? नहीं, इसका एक पॉजिटिव रुख भी है। लड़की चूंकि सीखना चाहती है, वो जानती है कि हमको एक टीचर की तरह बिठा के सास जो है वो हर बात, ए बेटा प्लेट यहाँ से उठाओ, ये तो नहीं करेंगी ना। तो वो जो बातें कह रही हों, जो बातें बता रही हों, उससे हमको सीख मिल जाए कि उनको बताना भी ना पड़े और हम सीख भी लें। कितनी मर्तबा ऐसा होता है कि जो समझदार लोग किसी को, अगर मान लिए डॉक्टर साहब से हमको कोई बात कहना है, मेरे भाई हैं, मेरे बराबर के हैं, अलग लाइन है हमारी, अलग लाइन, लेकिन हम कुछ ऐसे बंद लफ्ज़ों में कोई ऐसी बात कहेंगे कि मेरा मैसेज इन तक कन्वे भी हो जाए और हमें डायरेक्टली कहना भी ना पड़े। कभी कभी आदमी किसी की बात को इसलिए सुनना चाहता है, जानना चाहता है कि अगर हमारे मतलब की उसमें जो बात है उसको हम कैच करके और उसके ऊपर अमल करना उनके कहने से पहले ही शुरू कर दें। हर जगह जरूरी नहीं कि हम नेगेटिव फॉर्म में जाएं, नेगेटिव तरीके से सोचें उसके बारे में। तो कभी कभी ऐसा भी होता है, लोग एक दूसरे की बातें इसलिए जानना चाहते हैं, इसको आप कानाफूसी या जासूसी मत समझिए। कभी कभी जो जानना चाहते हैं कि हमको किस तरह से सीखना है, हमको क्या, उनके नज़रियात क्या हैं, वो मसलन बात कर रही हैं तो वो कब हफ्ते में मसलन कई दिन सब्ज़ी बनना चाहिए, या कितने दिन गोश्त बनना चाहिए, कितने दिन दाल बनना चाहिए, दिन में दाल बनेगी कि दिन में चावल बनेगा, ये सब वो बात कर रही हैं। तो अगर हमारे कान में ये बातें पड़ जाएंगी तो हम वही करना शुरू कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे कि हम लोगों ने वीडियो में देखा, समीना से उसकी सास वापस आने के बाद नाराज़ है, नाराज़गी जाहिर कर रही है, बात नहीं कर रही है। तो ऐसे में उस जो आई है लड़की, उसके दिमाग पर क्या असर पड़ेगा? क्योंकि अब माहौल हॉस्टाइल हो गया। बेटा शौहर तो दिन भर घर से बाहर होता है, काम पर होता है, सास घर में वो भी बात नहीं कर रही है। तो ऐसे में जो नई लड़की आई है उसके दिमाग पे कितना बुरा असर पड़ सकता है? ऐसे सास आप ही इमोशनली उससे डिस्कनेक्ट हो रही हो, आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो, इमोशनली कुछ आपका राब्ता नहीं है, देन व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम बहू? आप क्या एक्सपेक्ट करती हो? ऊपर से गेहूं डालेंगे तो आउटपुट क्या होगा? गेहूं होगा, आटा ही होगा। जब आप डिस्कनेक्ट हो जाती हो तो बच्ची नई बच्ची है, 19 साल की बच्ची, और डरेगी कि हाउ टू अप्रोच माई सास। तो ऐसे सास वो बात ही नहीं कर रही। थोड़ा सा कहीं ना कहीं बहू को भी ये जहन में रखना चाहिए कि अगर ये हमको मना कर रही थी या ये नाराज़गी जता रही हैं तो उसमें बेनिफिट हम ही दोनों का रहा होगा। पर्सनली उनका क्या बेनिफिट है कि वो हम लोग न जाते तो उनका क्या बन जाता?
हम लोग चले गए तो उनका क्या बिगड़ गया। कहीं ना कहीं ये भी एक गोशा रखना चाहिए कि बड़े अगर हमको समझाते हैं, हमको डांटते हैं, हमें, तो वो हमारी ही भलाई चाहते हैं। वो तो अपनी लाइफ जी चुके हैं, अब उनके अंदर वो चीज़ नहीं बची है। अगर वो चाह रहे थे तो कहीं ना कहीं शायद उनके जहन में ये सोच रही हो कि अगर ये इसका 10-15 हज़ार रुपये बच जाएगा तो आगे ये कर लेगा, आगे वो कर लेगा। अभी अगले साल मान लीजिए कि अगर डिलीवरी होना है तो उसमें पैसे लगेंगे, डॉक्टर हैं, चेकअप है, ये है, वो है, फिर ये चले जाएंगे तो कुछ और भी परेशानी हो सकता है कि भी नए नए हैं। क्वेश्चन मान लीजिए कि ड्राइव करके खुद जा रहे हैं तो बीवी को दिखाने के लिए एकदम स्पीड में जाने लगे, कहीं खुदा न खास्ता कोई बात हो जाए। ये सारी चीज़ें भी जहन में रखना चाहिए गोशे में कि हमेशा हमारी दुश्मन नहीं है सास। सही बात। कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव उसके अंदर भी जज्बा होता है, वो अपने बेटे की बीवी समझ रही है तो उसके भले भलाई चाह रही है। वहीं अगर बेटे की फिर बात करें, अब तक बहुत फर्मा बरदार बेटा हुआ करता था, अब अचानक से माँ की नाराज़गी, जिस तरह से माँ का उखड़ापन है उसकी तरफ, वो अब उस पर आ गया। उस पर क्या स्ट्रेस हो जाएगा, उसके ऊपर कितना मेंटली स्ट्रेस हो जाएगा कि अब तक अच्छा बेटा हुआ करता था अपनी माँ का, अब वही एक, मतलब बुरा नहीं लेकिन फिर भी अब अच्छे बेटों की फहरिस्त में नहीं रहा उनका नाम। मैं आपकी बात को इसके पहले का मैं जवाब दे दूं, कंटिन्यू कर लूं कि लड़की, सास ने इमोशनली डिस्कनेक्ट हो गई, सास कम्युनिकेट नहीं कर रही है। अब दो रास्ते हैं बच्ची के पास कि मैं भी आपसे डिस्कनेक्ट हो जाऊं, और दूसरा कि अगर वो डिस्कनेक्ट हो भी गई है, गुस्से में है, तो मैं जाके मम्मी को पानी दूं, मम्मी पानी लो, मैं थोड़ा कनेक्शन करूं। लेकिन अगर ये उनके घर में से अगर ये तरबियत है कि भले तेरी सास गुस्सा हो जावे, तेरी माँ है, तुझे उसकी सेवा करनी है, तुझे उसके जाके हेलो बोलना है, तुझे जाके सलाम करनी है, तो वही बिखरने के बजाय रिश्ते कहीं ना कहीं जुड़ जाएंगे। वो कहीं ना कहीं थोड़ा 1-2 दिन 4 दिन सास उखड़ी हुई रहेगी, लेकिन फिर भी वो एक माँ है ना, उसके भी सीने में माँ का दिल है। तो कहीं ना कहीं सोचेगी अभी इतनी मेरे पास आ रही है तो अल्लाह उसका दिल बदलेगा। अच्छा, आपने मुझसे बात नहीं, मैं भी आपसे बात नहीं करूंगा, एक ये एटीट्यूड वाली बात है। और आज के लड़कियों में आप ही आंसर दे रही है, माशाल्लाह, थैंक यू। बिल्कुल मौलाना साहब, अक्सर हमारे माशरे में ये देखा गया है, सासों ने ज़िंदगी भर काम किया होता है, जिम्मेदारियां उठाई होती हैं, अब वो चाहती हैं बहू आ गई है तो घर में अब वो काम करे, खाना पकाए, या जो जितनी भी जिम्मेदारियां होती हैं वो अपने कंधे पे ले ले, अब मैं रिटायर हो जाऊं, आराम करूं, ये होता है। आजकल की लड़कियां पढ़ी लिखी हैं, उन्हें घर के काम से लेना देना नहीं है, कहती है नहीं हमारा तो फ़र्ज़ नहीं है घर का काम करना, हम क्यों करें घर के काम, हम पे वाजिब नहीं है। कितनी सच्चाई है इस बात में कि वाजिब नहीं है काम, और कितना इस बात में अहमियत है कि भाई अब लड़की आई है तो उसे सास की जिम्मेदारियां बांटनी चाहिए जो उसका फ़र्ज़ है। और ऐसा भी है कि शौहरों को पका हुआ खाना बीवी को परोसना है। इस बात पे काफ़ी झगड़े हमने देखे घरों में। अब देखिए, अगर आपके सामने हम इस बात का सब कुछ सच्चा जवाब दे दें तो आपके लिए भी प्रॉब्लम हो जाएगी। नहीं, हमारा इंटेंशन किसी को हर्ट करना नहीं है। सच्ची बात तो ये है कि इस्लामी एतबार से दीन इस्लाम ने बीवी की सिर्फ एक जिम्मेदारी रखी है और वो अपने शौहर को राज़ी रखना है। अब इसी में सब कुछ दाखिल है, अलग से इसको जो भी शौहर चाहे, हाँ, डिस्क्लोज नहीं करना है कि अपने शौहर को राज़ी रखना है, बच्चे पैदा हो जाएं, उनकी तरबियत करना है, ये उसकी ज़िम्मेदारी है। लेकिन जहाँ से मुस्तहब्बात की फहरिस्त शुरू होती है, मुस्तहब्बात में तकरीबन सारी चीज़ें हैं कि औरत के लिए, बल्कि एक हदीस में जो कई इमामों से नकल हुई है, इसको औरत के लिए जिहाद कहा गया है। जिहादुल मरअते हुस्न तबाउल, शौहर, बेहतरीन शौहरदारी करना औरत का जिहाद है। इस शौहरदारी में सब कुछ शामिल है, उसका कपड़ा धुलना, उसके कपड़े प्रेस करना, उसके लिए खाना बनाना, घर की सफाई करना मुस्तहब है। अगर औरत चाहती है मुस्तहब अदा करके सवाब लेना, बहुत उम्दा बात है। नहीं चाहती है तो बाई फोर्स शौहर नहीं करवा सकता, चाहे जाए के सास, अगर ज़बरदस्ती करके। लेकिन मैं अक्सर अपने साथियों में ये बात कहा करता हूँ कि ये एक रिश्ता ऐसा है जो किताबों से नहीं बाकी रख पाता है। आप ये कहिए कि कहीं लिखा हुआ है कि ये करना है, बीवी देखे तो मुस्कुरा देना है, ये नहीं हो पाएगा। इसमें कौन सा वक्त, किस वक्त क्या सिचुएशन है,
उसके हिसाब से अपने आप को उसमें ढाल लेना है। हर वक्त न सास का पैर दबाते रहना है, न हर वक्त उससे लड़ते रहना है। कभी वो ज़रूरत है, कभी ये ज़रूरत है, कभी ये ज़रूरत है कि शौहर खाना बनाया और हम बैठ के खाएं, कभी ये ज़रूरत है कि हम खाना बनाएं वो बैठ के खाएं। बाय द वे प्रेगनेंसी है, लास्ट डेज हैं, शौहर को खुद चाहिए कि वो कहे कि नहीं अभी तुम नहीं बनाओ, तुम उठोगे, ये कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, कुछ खराबी हो सकती है, कुछ वजह हो सकती है, तुम बैठो, हम बना देते हैं। लेकिन अगर शौहर बनाए दे रहा है तो अब ये ना सोच ले कि नहीं ये तो इसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसी है। और यूं भी नफ़क़ा इसके ऊपर वाजिब है। नफ़क़े के मतलब आटा नहीं है, रोटी है तो जाए आटा गूंदे, रोटी बनाए, ले आके खिलाए। तो ये एक किताब से नहीं तय हो सकता है। ये दोनों को, बल्कि चारों को, यानी चारों के मतलब माँ बाप शौहर के, माँ बाप लड़की के और ख़ुद लड़का और लड़की, ये चार लोग जो हैं, इन लोगों को हालात के हिसाब से ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव रहना चाहिए। हर चीज़ में एक वो गोशा जिसको हमारे यहाँ ताकीद की गई है हुस्न ज़न की। जब तक कोई पहलू किसी बात में अच्छाई का निकल सकता हो तब तक सुए ज़न न किया जाए। ये तो इसलिए कह रही थी कि ये हमें हर्ट करना चाह रही, नहीं, हमें सजाना चाह रही हैं, संवारना चाह रही हैं, हमारे अंदर अच्छे अखलाक पैदा करना चाह रही हैं। हमें अगर काम के लिए कह रही हैं तो वो चाहती हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हुनरमंद हो जाएं, हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीख लें, अच्छी से अच्छी डिशेस बनाने लगें। हम बना लेंगे तो हमारा फ़ायदा है, नहीं सीख पाएंगे तो हमारा नुकसान है। ये चीज़ें हमें अपने अंदर पैदा करना चाहिए। लड़के को भी चाहिए, लड़की को भी चाहिए, इधर वालों को भी चाहिए, उधर वालों को। जब सब मिलकर, देखिए एक तामीर है, ये एक स्ट्रक्चर है, एक बिल्डिंग है। बिल्डिंग में ना अकेले इंजीनियर कुछ कर सकता है, ना अकेले आर्किटेक्ट कुछ कर सकता है, ना अकेले मैसन कुछ कर सकता है, ना अकेले लेबर कुछ कर सकता है। सबके अपने अपने काम हैं, सब बराबर से अपना अपना रोल अगर प्ले करेंगे तो एक खूबसूरत बिल्डिंग सामने आ जाएगी। आप जो बोलते हो उसके ऊपर यकीन करो और उसके ऊपर बरकरार रहो। अगर मैं बोलता हूँ कि मैं सास हूँ और ये मेरी बेटी है तो बी स्टिक कि ये मेरी बेटी है। और अगर आप बोलते हो कि नहीं आज से आप मेरी सास नहीं, आप मेरी माँ हो, तो बहू को चाहिए कि वो अपनी सास को अपनी माँ की नज़र से देखे, कंफर्म अपनी रूह से कि ये मेरी माँ है। तो अगर डांटेगी, मुश्किल ये होती है, बिल्कुल सही आपका, मुश्किल ये होती है कि लड़की सास को मम्मी कहने लगती है लेकिन समझ नहीं पाती, मान नहीं पाती। और सास जो है वो बोलती कि आज से आपकी बेटी मेरी बेटी, आप फिक्र ना करना, लेकिन बोलने के लिए है। अगर ये दो कॉम्बिनेशन अगर वो समझ ले कि मेरी माँ है आज से, और माँ का नजरिया अगर आ जाए, उसकी इंटेंशन अगर माँ का हो जाए, योर इंटेंशन विल क्रिएट अटेंशन। तो जितना आप उसको माँ मानोगे उसका उतना माँ का अटेंशन आपको मिलेगा। और जितना आप जबान से बोलोगी कि माँ है लेकिन दिमाग से बोलोगी सास है, तो ऑडियो एंड वीडियो जो है वो अलाइन नहीं होता है, तो फिर प्रॉब्लम होता है। माशाल्लाह आप दोनों ने बहुत अच्छे जवाब दिए। हमें उम्मीद है कि हमारे नाजरीन ने बहुत फ़ायदा उठाया होगा। इंशाअल्लाह। नाजरीन हम उम्मीद मैं आपकी एक बात इसके बीच में अपने व्यूअर से करना चाहता हूँ कि जो भी मौलाना साहब ने बताया, या जो भी, मेरा तो बहुत छोटा इल्म है, मौलाना साहब के सामने कदमों में रहता हूँ, तो जो भी है आप प्रोसेस करो हमारी बातों को, और अपनी बात अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो। जब तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा, आप समझे, सास माँ नहीं बनेगी और बहू जो है वो बेटी नहीं बनेगी। मैं भी इसमें डॉक्टर साहब ऐड करना चाहता हूँ व्यूअर्स के लिए कि ये ख्याल रहे कि डॉक्टर साहब ने जो बातें बताई हैं ये इन्होंने किताब से हट के तजुर्बे की बातें बताई हैं। इनके पास दिन भर में न जाने कितने लोग काउंसलिंग के लिए, यही इख्तिलाफात, यही झगड़े, यही मसले मसाइल, तो ये जड़ पहचानते हैं। ठीक है, न इख्तिलाफ एक दिन में एकदम बड़ा हो जाता है, वो भी धीरे धीरे ही बढ़ता है। तो आज से हम ये तय कर लें कि हम मेल मोहब्बत, प्यार, घर में एक अच्छा माहौल शुरू तो करें। शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह सब कुछ अच्छा हो जाएगा, कामयाब हो जाएंगे हम। तो देखा नाज़रीन आपने, मौलाना साहब और डॉक्टर साहब ने कितनी खूबसूरती से हमारे इतने मुश्किल सवालों का जवाब बहुत आसान तरीन हल बता दिया है।
इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि अब जब हमारी ज़िंदगी में ऐसे मसले पैदा हों तो हम इनकी बातों पर अमल करें और ऐसी छोटी छोटी बातों को दरगुजर करें। और अगर आपको हमारा शो पसंद आया है या आप अपने कोई हमें सजेशन देना चाहेंगे, अपनी स्टोरी हमसे शेयर करना चाहेंगे, तो हमें ईमेल करिए kbhr.channelwin@gmail.com पर। तब तक के लिए देखते रहिए चैनल विन, पैगाम इंसानियत। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।